वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं जगदीश सिंह सतनामी। भाई साहब, मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े मदन जांगड़े साहब का आसाम से, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ ब्रिजेंद्र सिंह साहब जुड़ गए हैं आगरा उत्तर प्रदेश से। उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ब्रिजेंद्र सिंह साहब का एक्स पूर्व डीजीपी साहब है, हमारे साथ में रिटायरमेंट है और हमारे साथ मार्गदर्शन करते रहते हैं हमेशा समय समय पर। मैं आज के विषय को लेकर आपको बताना चाहूंगा। जिस ढंग से संविधान ने फंडामेंटल राइट दिया हुआ है आर्टिकल 19 में, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और आज के परिदृश्य में जिस ढंग से आप देखते होंगे कि हमारे लोगों की धरना प्रदर्शन आंदोलन को लेकर, बोलने को लेकर लगातार जन नेताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित की जा रही है। और एक तरफ संविधान हमें बोलने की, विचार रखने की, अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है, आजादी देता है। ये फंडामेंटल राइट हमें संविधान ने दिया हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं इस अधिकार और हक की आ, हमें दबाने और कुचलने के प्रयास की जा रही है। मैं आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मदन जांगड़े साहब से चाहूंगा। मदन जांगड़े साहब, जिस ढंग से आर्टिकल 19 में हमें ये मौलिक अधिकार दिया हुआ है बोलने की, अपने विचार को साझी करने की, सड़कों पे उतर करके अपने धरना प्रदर्शन करने की, तो इस आजादी को लेकर वर्तमान जो हालात की सरकार है वो कहीं ना कहीं कुठाराघात करने को देखने को मिलता है। इस पर मैं चाहूंगा जांगड़े साहब को कि आप अपनी प्रतिक्रिया दें। मदन जांगड़े साहब जी, सभी विज्ञजनों को मेरा वंदन नमन। आर्टिकल के संबंध में अभिव्यक्ति की आजादी और तो जो संविधानिक है, संविधान ने जो अधिकार दिया है हमें, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय मनुष्य के लिए, कि हम स्वतंत्र अपनी जो व्यथा है या अपनी जो सच्चाई है, अपना जो इतिहास है, उसे हमें कहने की स्वतंत्रता है। सभी को संविधान ने दिया है। तो ये जो आज के परिप्रेक्ष्य में जो हो रहा है, एक प्रकार वो सही है, सत्य है, सत्य की लड़ाई है। भारत का जो इतिहास है वह कह रहा है, संविधान कह रहा है कि सबको अपने अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। लेकिन ये जो लड़ाई हो रही है ये तो बिल्कुल सत्य पे आधारित लड़ाई है, क्योंकि संविधान के माध्यम, संविधान के बीच में रहते हुए, संविधान के दायरे में रहते हुए अपने जो मतलब व्यथा है, चाहे अपनी जो कुछ अधिकार मांग जो है वो रखने का सभी को अधिकार है। और इस पर जुल्म ज्यादती करना ये तो फिर तानाशाही है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया मदन जांगड़े साहब। हमारे साथ आप बने रहे। मैं आज के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मार्गदर्शक हैं या समाज को चेतना जगाने में जो योगदान रहता है विजेंद्र सिंह साहब का, मैं उनसे चाहूंगा कि आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर वो विस्तार से अपनी बात कहें। आर्टिकल 19 अनुच्छेद के तहत में जो फंडामेंटल राइट है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसको लेकर वर्तमान हालत में अगर हम देखते हैं तो इस फंडामेंटल राइट को दबाने की कहीं ना कहीं साजिश और कोशिश की जाती है। तो मैं विजेंद्र सिंह साहब से चाहूंगा कि विस्तार से आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर अपनी बात रखें। विजेंद्र सिंह साहब का बहुत बहुत स्वागत है। विजेंद्र सिंह जी। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत आपने ये अवसर दिया। आर्टिकल 19 संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है और खास तौर से इस देश की शोषित वंचित जनता के लिए इसका बड़ा महत्व है, क्योंकि उसमें खाली अपने विचारों को प्रकट करने की, अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता ही नहीं है,
अपना एक दूसरे से मिलने जुलने संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता पूरी तरह से दी गई है। तो वो लोग जो मूक हैं, जिनको कि पढ़ने लिखने नहीं दिया गया हजारों साल से, जिनको कि हर तरीके से आर्थिक सामाजिक हर तरीके से वंचित रखा गया है, उनके लिए इस आर्टिकल का बड़ा भारी महत्व है, अगर वो इसके महत्व को समझे तो। क्योंकि जब भी कोई बड़ा काम किया जाता है, तो अगर एक व्यक्ति न कर सके तो उसको संगठन कर सकता है। भीड़ एक बार को न कर पाए, लेकिन संगठित शक्ति से आप जुल्म का और जालिम का मुकाबला कर सकते हैं। तो उस दृष्टि से खाली आपको बोलने की आजादी नहीं है, अपने विचारों को प्रकट करने की आजादी नहीं है, बल्कि आपको संगठन बनाने की भी आजादी है। तो इसका बड़ा भारी महत्व है। और ये उन लोगों को जो कि वंचित किए गए हैं एक षड्यंत्र के तहत, चाहे वो धर्म के नाम पर, चाहे अर्थ के नाम पर, चाहे राजनीति के नाम पर, जो लोग वंचित किए गए हैं या अंधविश्वासों के नाम पर, उनमें एक विशेष प्रचार अभियान की आवश्यकता है कि वो जाने अपने इस अधिकार को। ये बात सही है कि संविधान में जो उद्देश्य का है उसमें बड़ा क्लियरली सबसे महत्व की बात लिखी गई है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया जाएगा। ये संविधान का उद्देश्य है, मूल उद्देश्य है। अब सवाल यह है कि जब आपने सामाजिक अधिकारी नहीं से वंचित है आदमी, जातिवाद में बटा हुआ है बुरी तरह से, भागीदारी से वंचित है, विषमताएं, घोर विषमताएं हैं समाज में जो और आगे बढ़ाई जा रही हैं, हर चीज का निजीकरण, व्यवसायीकरण किया जा रहा है, और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सेवाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सेवाएं, दो सेवाएं ऐसी हैं जो कि व्यक्तित्व के विकास के लिए बुनियादी बातें, उनको भी बिजनेस के क्षेत्र में डाल। तो ये एक समझिए जनता को कुचलने वाला काम ये होगा, और उसके खिलाफ करके लोगों को खड़ा होना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से जब ही संभव हो सकता है, जबकि संगठन इकट्ठे हों। और मेघराज जी अपनी आवाज को म्यूट करें। मेघराज जी आवाज आ रही है? मेघराज जी तो मालिक हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि अगर जो शोषित, पीड़ित, वंचित लोग हैं, वो अगर अपने अधिकारों को समझें, महत्व को समझें, तो उनकी समझ में ये बात आ जाएगी कि अपनी वाणी को शब्द देने के लिए भी एक प्रशिक्षण की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है। तो हमारे देश में जहाँ शिक्षा भी व्यापारीकरण हो गया है, गरीब आदमी को उच्च कोटि की अच्छी जब तक शिक्षा नहीं मिलेगी तो कोई बाबा साहब फिर उसमें पैदा नहीं हो सकते। उनको उच्च कोटि की शिक्षा मिले, और शिक्षा का धन से सीधा संबंध न हो, व्यापार से संबंध न हो, एक समाज की सेवा के रूप में शिक्षा को और स्वास्थ्य को जन्म सिद्ध अधिकार हर नागरिक का होना चाहिए। और मेरे विचार में यही भावना है उसके पीछे जो उद्देश्य का में लिखा हुआ है, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। यानी जस्टिस, भागीदारी का शिक्षा में, स्वास्थ्य में खास तौर पर उनको मिलना चाहिए। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब इतनी ज्यादा विशेषताएं नहीं रहनी चाहिए कि पार्लियामेंट को भी खरीद के जेब में डालने की क्षमता रखता हो, जुडिशरी को भी खरीद कर। तो मतलब यह है कि न्याय अगर देते हैं तो विषमताएं ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और लोगों को जो वंचित हैं उनको इकट्ठा संगठित करना चाहिए और ट्रेनिंग के महत्व को समझना चाहिए। मैं इतनी बात कह करके अपनी बात समाप्त। धन्यवाद जी। मेघराज जी आप अपनी आवाज को म्यूट करें प्लीज। मेघराज जी आपकी आवाज आ रही है? मैं आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मदन जांगड़े जी के पास आना चाहूंगा कि जिस ढंग से लगातार जो विभिन्न मूल निवासी संगठनों के द्वारा सड़कों पे उतरकर संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बातें जो रख रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं उनके खिलाफ में षड्यंत्र करके मामला दर्ज किया जाता है, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है, जैसा कि अभी ब्रिजेंद्र सिंह साहब ने कहा। तो इसके लिए भारत के संविधान ने जो मौलिक अधिकार दिया हुआ है, इसको रोकने कुचलने की जो तानाशाही और तानाशाह रवैया तैयार किया जाता है, शासन प्रशासन में बैठे लोगों को दबाव बना करके अनुचित कार्रवाई की जाती है,
इस पर मैं जांगड़े जी से चाहूंगा कि फिर से असम राज्य में क्या हालात है, वहाँ क्या इस टाइप की स्थिति बनी हुई है, या पूरे भारत के प्रदेश में अपने विचार रखें। मदन जांगड़े जी, अपने आवाज को खोलें जांगड़े साहब। जी अपनी अब बात रखें जांगड़े साहब। अभी विजेंद्र सिंह जी ने अपनी बातें रखी है, विस्तार से जी बताने की कोशिश किया है, और आप असम राज्य में क्या हालत है, वहां भी वैसी हालत है, या वहां बोलने पर, विचार रखने पर, संगोष्ठी करने पर, धरना प्रदर्शन पर रोक लगाई जाती है, क्या स्थिति है वो? यहाँ तो अभी उस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है, और ये तो बन ही गया है राजनीति। इसमें अभी जो सच्चाई को, सत्य को वर्णना करता है, अपने दुख दर्दों को जो मतलब इजहार करता है, समाज में लाता है, ये दबे कुचले जितने जो लोग हैं, जिसे दबाया गया, कुचला गया, जिनको अधिकार विहीन किया गया, तो आज कुछ शिक्षित होने के बाद, कुछ ज्ञान जागृति होने के बाद, ये अपनी जो आवाज है उठा रहे हैं। इस पर जो अत्याचार हो रहा है, दिनों दिन देख ही रहे हैं कि कहीं पर मतलब बलात्कार होता है, तो यही इन्हीं लोगों का, जो दबे कुचले लोग हैं, जिसको दबाया कुचलाया गया है पहले से, तो उन्हीं पर सारे अत्याचार हो रहा है। और वो आवाज उठाते हैं, हाँ, तो उनको दबा दिया जाता है, या उसको विभिन्न प्रकार के कानूनी, ये भी मतलब यहाँ तक कि पुलिस एफआईआर भी नहीं लिखती है। ऐसे ऐसे भी मतलब बहुत अत्याचार अन्याय तो हो ही रहा है इस देश में, जो नहीं होना चाहिए था, जो संविधान में वैसा नहीं था कि इन्हें भी मतलब समता, समानता, सबको एक बराबर, किसी को कोई अत्याचार ना हो, मानव मानव अपने प्रेम के साथ जिंदगी गुजारें, ऐसा भाव है। कोई ऊंच नीच, छोटा बड़ा, ऐसा हीन भाव नहीं होना चाहिए। सभी सभी को समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, सभी से बंधुत्व भाव, सभी से प्रेम भाव। जी ये है। जी, बहुत शुक्रिया मदन जांगड़े साहब का। जी हाँ, मदन जांगड़े जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, इसकी आज तो उल्टी चल रही है। जो सत्य की आवाज लगा रहा है, हाँ, तो उसको उस पर जुल्म ज्यादती किया जा रहा है, क्या है। तो इसके लिए कैसे हम रोका जा सकता है, कैसे अपने हक को हम ले सकते हैं, और इस अधिकार को हम हमारे लोगों तक लागू कर सकते हैं, क्या समझते हैं? ये तो बिल्कुल संगठन के माध्यम होगा। संगठन ही महाशक्ति है। संगठन शक्ति ये है, तो हमें तो वही तो कह रहे हैं ब्रिजेंद्र सिंह साहब की, हमारे लोगों के अंदर में लड़ाई लड़ने की एकजुटता नहीं है, लोगों के अंदर में खंड खंड संगठनों में बचे हुए हैं, खंड खंड जातियों में बचे हुए हैं। तो इसी के कारण ये जुल्म जाति लोग अपने खुलेआम करते चले जा रहे हैं। किसी जी समाज के ऊपर में हुआ तो दूसरा कहता है कि भाई मुझे क्या लेना देना, वो तो सतनामियों के साथ हो गया, आदिवासी जी, भाइयों का साथ हो गया तो आदिवासी भाइयों के साथ बिल्कुल में हो गया बिल्कुल। था, आदिवासियों को तुमको क्या करना। तो हम्म, ऐसी स्थिति से बाबा साहब ने SC ST OBC बना करके विभिन्न जातियों को तोड़ करके उन्होंने एक जाति में पिरोया, SC बनाया, कई SC की जाति को SC एक बनाया, कई ट्राइबलों को उन्होंने एक ट्राइबल बनाया, कई OBC में जुड़े हुए लोगों को एक OBC बनाया। तो बाबा साहब ने तो जातिवाद को खत्म करके एक सूची बनाया उन्होंने। लोग जी, बोलते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जातिवाद को बढ़ावा दिया, लेकिन उनकी नहीं जो नहीं नहीं, सोच है, जातिवाद उनकी जो जानकारी है तो, वो गलत है। जी, जातिवाद तो संविधान के पहले जातिवाद था, बहुत दूर चरम सीमा पर था। जी जी बहुत शुक्रिया। हम आपके पास फिर से लौटेंगे, क्योंकि इस विषय पर विधिवेत्ताओं को, अधिवक्ताओं को अधिक से अधिक जोड़ना चाहिए था। हमने संतोष साहू को भी इनवाइट किया था, वो रास्ते में है, कहीं नेटवर्क से गायब हो गए हैं। मैं दोबारा आज की इस परिचर्चा पर विजेंद्र सिंह साहब से भी चाहूंगा कि वो अधिक से अधिक आज की इस परिचर्चा पर अपनी बात रख सकते हैं, कानून का जो फंडामेंटल राइट है उसको विस्तार से बताएं। और हम आज के इस कार्यक्रम को ज्यादा लंबा ना लेते हुए, क्योंकि वक्ता हमारे साथ कम है, इसलिए मैं विजेंद्र सिंह साहब को भी आज के इस कार्यक्रम को समर्पित करता हूँ, मंच को। जी देखिएगा, बड़ा ये खूबसूरत शब्द लगते हैं न्याय,
समता, स्वतंत्रता, प्रेम, भाईचारा। लेकिन जिस समाज में विषमताएं हैं उस समाज में अन्याय होगा ही होगा। आप चाहे उद्देशिका में लिख दीजिए चाहे कहीं और लिख दीजिए, तो जब अन्याय होगा तो वो सामाजिक अन्याय खाली सिर्फ सामाजिक नहीं होगा, वो आर्थिक अन्याय भी होगा, राजनीतिक अन्याय भी। जब तक ये समता का कंसेप्ट ये है कि समाज में संतुलन हो, अगर संतुलन नहीं है तो समाज में अन्याय होगा, समाज में विषमताएं होंगी और उन विषमताओं का निरसन करना सरकार का काम है। अगर वो नहीं होता, जो लोग वंचित हैं, जो लोग मारे हुए हैं अन्याय के, उनकी ये ड्यूटी बनती है कि वो इकट्ठे हों, एकत्रित। उसके लिए वे आर्टिकल 19 ने पूरा अधिकार दिया है। मगर मैं एक चीज मुझे याद आती है कि आज से 1918 में 200 साल पूरे हुए थे कोरेगांव के, और एक एल्गार परिषद जो कि मानव अधिकारों से जुड़ा हुआ एक संस्था थी, करीब 250 उसमें संगठन थे। उन्होंने एक बहुत बड़ी सभा की थी, करीब 35,000 की, पूना में। और वो सभा की थी, आज भी आप जानते हैं उसमें बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल, हाई कोर्ट के जजेस और बड़े काबिल आदमी, उसमें कोई एक विशेष जाति विशेष के भी लोग नहीं थे, वो सब जुड़े हुए थे। आज उनमें कितने लोग हैं जो मानव अधिकारों की बात कर रहे थे, और वो जेलों में ऐसे गंभीर अपराधों में, मतलब जेलों में पड़े हुए हैं, और उनका केस भी डिसाइड नहीं हो पा रहा, जबकि ये बताया गया कि पर उनको एक तरह से, क्योंकि सामाजिक न्याय के लिए मांग कर रहे थे, उनको फंसाया गया, ऐसे आरोप लगाए गए थे। दूसरी तरफ आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले हरिद्वार में धर्म सभा संसद में बुलाई गई, दिल्ली में भी बुलाई गई, और उसमें माइनॉरिटी के लोगों को, खासतौर से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई गई, हिंसा के संदेश दिए गए, और खुल कर के जैसे समाज के अंदर एक असुरक्षा की भावना पैदा की जाती है, वो धर्म के नाम पर की गई। लेकिन हमने देखा कि ऐसे लोग जो कि सचमुच नफरत फैला रहे हैं, उनके खिलाफ हमारा कानून कमजोर पड़ जाता है, हमारी व्यवस्था कमजोर पड़ जाती है। तो इसके इन कारणों का पता लगाया जाना चाहिए। और अगर संविधान में हमारे जो उद्देश्य का है, जो मुख्य भावना है कि समता हो, प्रेम हो, न्याय हो, और वो न्याय सिर्फ सामाजिक ही ना हो, आर्थिक हो, राजनीतिक न्याय भी हो, यानी फांसीवाद पर नियंत्रण हो, सांप्रदायिक शक्तियों पर नियंत्रण हो, जातिवादी शक्तियों पर नियंत्रण हो, आतंकवादी शक्तियों पर नियंत्रण हो। अगर हमारी व्यवस्था ये नहीं दे पाती, तो हमारे गरीब लोगों को ये ड्यूटी बनती है, हमारे लीडर्स की, कि उनको संगठित करें, प्रशिक्षित करें। मगर ये देखा जा रहा है कि हमारी लीडरशिप इस काम में फेल हुई है। अगर हम लोग फेल नहीं होते तो आज आप जानते हैं कि जिन्हें आप शेड्यूल कास्ट कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, माइनॉरिटीज कहते हैं, वो इस देश में करीब 90% हैं। तो अगर उसमें 20% भी संगठित हो गए होते तो आज ये अत्याचार की, ये इस तरह के दृष्टांत देखने को न मिलते। तो जरूरत इस बात की है कि सही लीडरशिप तैयार की जाए, प्रशिक्षित कार्यकर्ता तैयार किए जाए, और इन चीजों का विरोध किया जाए। और जो संविधान की भावना है न्याय देने की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, वो एक पवित्र संदेश है, तो वो सिर्फ कागजों में लिखने के लिए नहीं है, वो जनता तक पहुंचना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि जब शिक्षा व्यापार बन जाएगी, स्वास्थ्य सेवाएं व्यापार बन जाएंगी, बिजनेस बन जाएंगी, तो लोगों के, बच्चों के व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा, क्योंकि गरीब आदमी के पास इतनी फीस देने को नहीं है, इतनी क्वालिटी की शिक्षा देने को नहीं है। तो इन हालात में जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो लीडरशिप है, उनका ये कर्तव्य बनता है कि लोगों में जागृति पैदा करें और अपनी जिम्मेदारी को समझें। तो मेरे ख्याल से हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें आशावान होना चाहिए, और संविधान का पवित्रता का सम्मान करते हुए हमें लोगों को संगठित करना चाहिए। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया विजेंद्र सिंह साहब। जैसा कि अभी वर्तमान हालात को जिस ढंग से हमारे लोग भुगत रहे हैं, उसमें एक फादर थे इधर जसपुर जिले या उधर झारखंड के थे, उनकी मौत भी हो गई जेल में। वो बुजुर्ग थे और ऐसे ही वो
मानव अधिकार की बातों के तहत वो लड़ाई लड़ रहे थे। तो जिस ढंग से भारत देश के अंदर में ये हालात निर्मित हुए हैं, वो कहीं न कहीं कानून की धज्जियां उड़ाने वाली बात कही जा सकती है। और आए दिन ऐसे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो सच बोलने वाले लोग हैं, सच की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, चाहे वो पत्रकार का कलमकार हो, चाहे सच लिखने वाला हो, सच बोलने वाला हो, मीडिया में सच बात की आवाज उठाने वाला हो, ऐसे लोगों को हर हमेशा दबाए जाने की घटनाएं लगातार देखी जाती है। मदन जांगड़े साहब, जैसा कि अभी ऐसी बातें ब्रिजेंद्र सिंह से आपने जो सच्ची बातें को कही है, तो इस विषय को लेकर आप आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आप बामसेप में रह करके भी बहुत सारी लंबी लड़ाई और लोग चिल्लाते रहते हैं, आवाज उठाते रहते हैं, सभा सम्मेलन करते रहते हैं, भारत में परिवर्तन यात्रा निकालते रहते हैं। तो क्या ऐसी परिवर्तन यात्रा निकालने से ऐसी समस्याओं का समाधान हो सकता है, जांगड़े जी? तो फिर समस्या का समाधान फिर क्या है? तो अभी तो बोले हमारे विद्वान जन, और मतलब उन्हें तो पूरा ज्ञात है। तो समस्या का समाधान क्या है? समाधान संविधान तो वही हम क्या पूछ रहे क्या हैं। बताता है? वही सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि इसका समाधान कैसे किया जा सकता है। भारत के बहुसंख्यक समाज की बात करते हैं, 90% मूल निवासी की बात करते हैं। तो मूल निवासी भारत के आखिर में ऐसी जो यात्राएं हैं, आज भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो मनुस्मृति भी लागू कह सकते हैं, क्योंकि कानून एक तरफ संविधान बना है, लेकिन अगर नियम कानून की तरह देखें तो वो सदियों पुरानी यात्रा ही हमारे लोगों के लिए चली आ रही है, कानून के होते हुए। तो इसके लिए क्या उपाय है, हो सकता है? क्या सोचते हैं आप? आपके मन में, आपके दिमाग में क्या चलता है? इसका निजात कैसे हो सकता है? अब ये तो समझिए, हमारे गुरुजन ने ये सारे समस्या का समाधान भी दिया गया है। तो हमें वही शांति, प्रेम, करुणा, दया, ये सारे आना होगा अपने अंदर में। उस मार्ग पे हमें चलना होगा, तभी तो हम जी। शांति स्थापित कर सकते हैं। हम्म। और हम सारे जो यहाँ वही है, अब दो संस्कृति, एक श्रमण संस्कृति, एक वैदिक संस्कृति। तो इन दोनों में तो कुछ पार्थक्य है, क्योंकि ये जो श्रमण संस्कृति जो है, ये शुद्ध सादा सत्य पर ज्यादा मतलब डिपेंड करता है। इसलिए ये शांति के मार्ग से आ, और जी। संविधान के अंदर रहते हुए अपने मतलब अधिकार के प्रति आवाज उठा रही है। इसमें सभी का सहभागी हो तो एक दिन हम कामयाब हो सकते हैं। जी। ये तो संगठित कोई होने की जरूरत है, संगठित जी होकर के लड़ाई लड़ने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया मदन जी जांगड़ी जी। मैं आज की इस परिचर्चा को, हमारा समय भी 9:30 करीब होने वाला है, मैं विजेंद्र सिंह साहब से आर्टिकल 19 पे फंडामेंटल राइट के लेकर जो संचार व्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसको लेकर जन जागृति फैलाने को लेकर विजेंद्र सिंह साहब ने कहा है। तो आज की इस विषय को लेकर मैं संक्षिप्त में विजेंद्र सिंह जी से फिर से चाहूंगा कि वो अपनी बात रखें। हम भारत के मूल निवासी लोग, भारत के जो SC ST OBC के लोग कैसे एक हो सकते हैं। हालांकि बुद्धिजीवी लोग लगातार देश के अंदर में इस पर विचार गोष्ठी कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि 10,000 लोगों ने बौद्ध की शपथ ली, बौद्ध धर्म ग्रहण किया, लखनऊ में भी किया। और वहां पे एक जो मिनिस्टर थे गौतम साहब, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। तो कहीं ना कहीं देश के अंदर में एक परिवर्तन की लहर चल पड़ी है। तो मैं लास्ट कमेंट के रूप में संक्षिप्त में सारांश में आज की इस परिचर्चा पर बिजनेस सबसे फिर से निवेदन करूंगा कि वो बात रखें, फिर हम आज कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। देखिए, बड़ी खुशी की बात है, जांगड़े साहब ने बड़ा की प्रश्न है वो उठाया है। और वो जो श्रमण संस्कृति के लिए कहा है कि हमें अपनी जड़ों का पहले ज्ञान होना चाहिए, हमें आत्म जागृति, हमारी जो समतावादी परंपराएं, उसका मूल क्या है, तो वो मूल श्रमण संस्कृति है। और उसका एक आंदोलन चलाया जाना चाहिए। और ये आंदोलन जब तक नहीं चलाया जाता, जब तक हमारे लोग परिचित नहीं होते अपनी परंपराओं से, तो अगर खाली मंत्र की तरह बुद्धम शरणम गच्छामि आप करते रहेंगे, तो उससे कोई वो कर्मकांड बन के रह जाएगा।
जरूरत है उन समतावादी परंपराओं के प्रति अपने खास तौर से नौजवानों को, अपने महिलाओं को जागृत करना, अंधविश्वास के खिलाफ एक आंदोलन चलाना, एक सांस्कृतिक आंदोलन चलाने की आवश्यकता है। ये बहुत बड़ा काम है, मगर ये शॉर्टकट जो लोग चुनाव की राजनीति में यकीन करते हैं उनके पास इनका वक्त नहीं। इसलिए हमारे नौजवानों को खासतौर से संगठित किया जाना चाहिए। मान्यवर कासिम भी कहते थे कि भाई हम 85 हैं, वो 15 हैं। तो हम लोगों का एक सवाल इनसे हुआ करता था कि भाई आप 85 नहीं, आप 95 हैं, लेकिन आप भीड़, आप फौज नहीं है, और फौज को भीड़ नहीं हरा सकती, भीड़ को फौज हराती है। तो कम से कम 100 में 2% ट्रेंड कार्यकर्ता हमारे पास होने चाहिए जो 98 को समझाएं। 98 को न समझाएं तो 10 आदमी को तो समझा दें, 15 को समझा दें, 20 को जब इतनी बड़ी आपकी भीड़ है तब फिर आखिर हमें सोचना चाहिए कि आखिर क्या करते हैं कि हमारे ही लोग बाबरी मस्जिद में चढ़ते हैं, हमारे ही लोग दंगों में इस्तेमाल किए जाते हैं माइनॉरिटी के खिलाफ, हमारे ही लोग कावड़ भरते हैं जाकर के, हर तरह के अंधविश्वासों में हमारी महिलाएं में जागृति की कमी है। तो वो अपने आप तो खत्म नहीं होगी। एक तरफ ऐसा नहीं है कि हम लोग बटे हुए हैं, हम बांटे गए हैं। फैक्ट्री चल रही है अंधविश्वास फैलाने की। 3300 मंडल कमीशन कहता है 3300 जातियों में हम लोग बटे हुए हैं जिनमें रोटी बेटी के संबंध नहीं है। किसान लोग भी 3700 जातियों में बटे हुए हैं जिन्हें ओबीसी कहते हैं, जिनमें रोटी बेटी के संबंध नहीं है। तो एक षड्यंत्र के तहत जब बांटा गया हो आपको, तो बुद्ध ने, महावीर ने, कबीर ने एक एकता का संदेश दिया। आपका संविधान भी न्याय का संदेश देता है, मानवता का संदेश देता है, सामाजिक न्याय का संदेश देता है। तो इसकी बरसात कोई आसमान से तो नहीं होगी। मेरे आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि हम लोग आए और अपने नौजवानों को, अपनी महिलाओं को, अपने परिवारों को जागृत करें, तो ये काम हो सकता है। जी, तो ये हमको गंभीरता से चाहिए। और एक चीज मैं और अंतिम कहना चाहता हूँ, बस एक लाइन में, कि मैं बामसेब में मैंने भी काम किया है, मैं रहा हूँ, मैंने नजदीक से देखने को मिला है। बामसेब में कर्मचारियों को लोग बुलाते थे, उनको यूज भी किया, उन्होंने अच्छा किया, उनके आर्थिक मदद का भी सही योगदान किया। लेकिन मैंने ये देखा कि उनको जो मुख्य काम था, उनके नौजवानों को, उनके परिवारों को, उनकी महिलाओं को प्रशिक्षित करने का काम, ये नेग्लेक्ट हुआ है। हमें सबक लेना चाहिए, इतिहास काम को टॉप प्रायोरिटी पे करना चाहिए। अब ये कैसे बुद्धिजीवियों की टीम जब तक नहीं बनेगी, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये इस तरह की जो आप बुलाते हैं वेबिनार, इससे जरूरी ये है कि हम 50 आदमियों का ग्रुप बनाएं, समझदार लोगों का, अच्छे लोगों का, और बैठ करके अच्छे कैपेबल योग्य लोगों से लेक्चर कराया करें, और बाकी का समय हम उसको क्वेश्चन आंसर में उसको डिस्कस करने में लगाएं, तभी जागृति का माहौल बनना शुरू होगा। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले व्हाट्सएप मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों से मैं चाहूंगा कि आज के महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दे पर हम लोगों ने ये चर्चा किया है, और हम संविधान के विभिन्न आर्टिकल को लेकर समय समय पर हम डिबेट करते रहेंगे, क्योंकि ये जागृति व्हाट्सएप मानवता चैनल उठाया है, बीड़ा उठाया है, और इस चैनल के माध्यम से हम ज्वलंत मुद्दों को लेकर, जो विषय को लेकर आते हैं, तो उसकी प्रतिक्रियाएं भी बहुत मिलती है। तो आज के इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त करते हैं। बृजेंद्र सिंह साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जांगड़े साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करता हूँ। सतनाम जोहार, जय भीम, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह, सत श्री अकाल। थैंक यू आप सभी का। सतनाम।